आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं और इन क्लासेस के जरिए आपको बताता हूं अगर आप भी हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं तो कैसे इंग्लिश को सही तरीके से टैकल कर सकते हैं एसएससी बैंक्स यूपीएससी की। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल लेंगे, सीड्स एंड फ्रूट्स इसका टाइटल है। चलिए शुरू कर लेते हैं। पॉलिटिकल एडिटोरियल है, ज़्यादा मुश्किल लिखा नहीं हुआ, बस ध्यान ये रखना हर सेंटेंस की स्ट्रक्चर को अलग से पकड़वाऊंगा ताकि आपका ग्रामर और वोकैब जो है ना साथ में चलता रहे, जो है ट्रांसलेशन के। सारी ग्रामर सारी वोकैबलरी आप अप्लाई करेंगे इन क्विज़ पे। ये पहला क्विज़ है, खास करके बैंक वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है ना, सब लोग इसको ट्राई दें, आपको सही सेंटेंस को चूज़ करना है। और ये है आपका दूसरा क्विज़ क्लोज टेस्ट का फॉर एवरीबडी, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन आपको लाइव मिलेगा। अभी शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स मतलब बीज, फ्रूट्स मतलब फल। तो जैसा सीड तुम बोओगे, जैसा तुम बीज बोओगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। एक तो मीनिंग इसका ये निकला। दूसरा, सीड से मिलकर के फ्रूट बनता है, जैसे स्टेट से मिलकर के सेंटर बनता है ना। तो दोनों का आपस में रिलेशन भी है, तो स्टेट और सेंटर के रिलेशन के ऊपर भी आर्टिकल लिखा हुआ है। आप दोनों तरीके से समझ लें, है ना। अब देखो कैसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा ऑन ममताज कॉल फॉर ए नॉन एनडीए प्लेटफॉर्म। ममता की जो कॉल है, ममता बनर्जी की जो मांग है, और किसके लिए? एक नॉन एनडीए प्लेटफॉर्म के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जिसमें एनडीए की सरकार के जो है ना मंत्री या नेता नहीं होंगे। तो ममता बनर्जी सारे दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ का एक प्लेटफॉर्म बना रही है ताकि सेंटर से सही तरीके से बातचीत की जाए मिल करके। समझ गए? प्लेटफॉर्म पे एक देखने वाली चीज़ है, मैंने लिखना भूल गया, लिख देता हूँ मैं फटाफट से। स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन बहुत आता है। क्यों आता है? देखो अपनी क्या गलती है, अपने प्लेट है ना, प्लेट उसको जोड़ देते हैं फॉर्म से। प्लेट है प्लेट, और प्लेट को बना दिया फॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म। और ये बना भी ऐसा ही है वर्ड, प्लेट और फॉर्म को जोड़ करके ही बना है। लेकिन जैसे ही आप प्लेटफॉर्म बनाते हो तो आप प्लेटफॉर्म के बीच का ई को निकाल देते हो, और इसलिए इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्लेटफॉर्म भी नहीं बोलते। ठीक है, तो बोलना भी सही करें और स्पेलिंग भी सही लिखना शुरू करें। बीच का ई जो है इसको खा जाएं जब इनको आप मैच करवाओ, प्लेटफॉर्म। चलिए अब इसको डिटेल में देखेंगे, इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी नो चैट्स। आपको सारी पीडीएफ और सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के इस ग्रुप से। 13,000 मेंबर्स हैं, ज्वाइन कर लेना। अगर इंग्लिश को आप शुरू से सीखना चाहते हैं एसएससी बैंक्स के लिए तो होम पेज पर रखी हुई इस प्लेलिस्ट को रेफर करें। इसके अंदर मैंने शुरू से लास्ट तक आपका इंग्लिश का कोर्स जो है ना कवर किया हुआ है। आज ही शुरू करें इस प्लेलिस्ट को चलाना। अब देखो इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको दो और प्लेलिस्ट दिखेंगी जो कि पेड प्रीमियम कंटेंट की है। ऊपर वाली है बैंकिंग की, नीचे वाली है एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स की। मैं इसमें आपको सिखाता हूँ टॉपिक वाइज कैसे प्रैक्टिस की जाए, जो आपने सीखा है क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, और पेपर में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के सेक्शन को। इनको आप चला करके देख सकते हैं। अराउंड 100 आवर्स का कंटेंट है दोनों प्लेलिस्ट के अंदर। एज ए मेंबर बनने के लिए आप ऊपर रखा है ज्वाइन बटन, यहाँ पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। यहाँ आपको सिखाया हुआ है मेंबरशिप आपको कैसे मिलती है और क्या फ़ायदे हैं। रात में एक वीडियो मैंने डाल दी है एसएससी वालों के लिए, अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें। कह रहा है अ मैकेनिज्म फॉर सीएम्स टू कोऑपरेट ऑन इशू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इज़ वेलकम। कह रहा है एक मैकेनिज्म जो है ना, एक सिस्टम जो है, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? एक डिवाइस, एक सिस्टम, एक जरिया, तरीका। और किसके लिए भाई? ये सिस्टम होगा सीएम्स के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए। अच्छा किस काम के लिए होगा? कोऑपरेट करने के लिए होगा, आपसी सहयोग के लिए होगा। अच्छा किस चीज़ पे? उन इश्यूज़ पे, उन मुद्दों पे जो है सेंटर स्टेट रिलेशन के, सेंटर गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के बीच के रिश्तों पे। कह रहा है ऐसा जो मैकेनिज्म है ना इस टाइप का, कह रहा है ये जो मैकेनिज्म है इज़ वेलकम, इसका सभी का स्वागत है, इस सिस्टम को सभी वेलकम करते हैं। समझ गए? मैकेनिज्म आपका सब्जेक्ट है ब्लू कलर में, पिंक कलर में इज़ आपकी वर्ब है। आपको सब्जेक्ट और वर्ब को कायदे से पकड़ना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, आप इंग्लिश जहाँ भी ज़िंदगी में जिस भी जगह पे यूज़ करोगे, सब्जेक्ट और वर्ब आपका पहला काम होता है सेंटेंस का पकड़ना या लिखने के वक्त जो है आइडेंटिफाई करना। तो राइटिंग में भी काम आएगा और लिसनिंग में भी काम आएगा, स्पीकिंग में भी काम आएगा। सब्जेक्ट वर्ब आपको ब्लू और पिंक कलर में पूरे आर्टिकल के मार्क किए हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब अपनी सारी की सारी वोकैबुलरी देख लेते हैं आज जो इंपॉर्टेंट है। पहले आपको दिखा देता हूँ और इन वोकैबुलरी को आप वीकली रिवीजन करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन से इसी वीडियो के, है ना। संडे को क्विज भी आता है इस पर। तो पहला वर्ड है हमारा आज का इंजैमिनेट, दूसरा वर्ड है एक्सपीडियंसी, तीसरा वर्ड है एक्सपीडियंट, चौथा वर्ड है एक्सपेडाइट
और पांचवा वर्ड है ओवर रीच। ये तीनों वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे को, आज देख लेते हैं तीनों को एक साथ। देखो पहले इंजेमिनेट वर्ड कैसे बनेगा। जेमिनेट एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है डबल करना, किसी चीज़ को रिपीट करना। जैसे आप कोई वर्ड लिखते हो उसमें डबल टी आ गया, डबल डी आ गया, डबल एस आ गया, तो वो जेमिनेशन है। जेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, और इंजेमिनेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना, रिपीट करना, किसी चीज़ को जो है रीआइट्रेट करना। द प्रिजनर इंजेमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी इन फ्रंट ऑफ द जज। प्रिजनर ने बार बार रिपीट की अपनी वो रिक्वेस्ट, और किसके लिए, दया के लिए, जज के सामने। तो बार बार वो गिड़गिड़ाया, जज के सामने बोला मुझे फांसी पे मत चढ़ाओ या सज़ा मत दो, इंजेमिनेट करता रहा अपनी रिक्वेस्ट को। समझ गए ना। तो रीआइट्रेट, एम्फसाइज और एको इसके सिनोनिम है। और इंजेमिनेट का नाउन फॉर्म होता है इंजेमिनेशन। इंजेमिनेशन है ना, रेपिटेशन यानी इंजेमिनेशन। चलिए, जेमिनेट से पकड़ के याद रखना, डबल करने से होता है जेमिनेट करना। एक्सपीडियंसी दूसरा वर्ड है। देखो तीन वर्ड हैं ये, एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंट और एक्सपीडाइट। एक नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरी वर्ब है। एक्सपीडियंसी का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकेबिलिटी, किसी चीज़ के अंदर व्यवहारिकता। व्यवहारिकता को बोलते हैं एक्सपीडियंसी, है ना। जो सूटेबिलिटी हो या कन्वीनियंस हो आपके लिए, जो चीज़ एकदम यूजफुल हो, वो कहलाती है एक्सपीडियंसी। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मोस्ट पीपल एक्ट आउट ऑफ एक्सपीडियंसी इंस्टेड ऑफ देयर प्रिंसिपल्स। ज़्यादातर लोग जो है अपने व्यवहारिकता के ऊपर एक्ट करते हैं बजाय अपने प्रिंसिपल्स के, अपने जो है मॉरल्स के। तो क्या सही है क्या गलत है, दुनिया इस पे नहीं चलती है, दुनिया चलती है व्यवहार पे, एक्सपीडियंसी पे, है ना। आपका काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो एक्सपीडियंसी को आप ऐसे यूज़ करें। इंटरनेशनल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सपीडियंसी। जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं वो बेस्ड होते हैं आर्थिक प्रैक्टिकेबिलिटी पे। अगर आपका आर्थिक स्वार्थ कहीं से बनता है तो वो देश आपका दोस्त है, और अगर ना बनता हो तो कितना भी पुराना देश आपका दुश्मन हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्सपीडियंसी, इकोनॉमिक सूटेबिलिटी, समझ गए। अब देखो यहीं से आगे बढ़ना। एक्सपीडियंसी नाउन से हमने बनाया एक्सपीडियंट नाम का एडजेक्टिव। प्रैक्टिकेबिलिटी नाउन से हमने प्रैक्टिकल नाम का या सूटेबल नाम का एडजेक्टिव बनाया। अ माइजर वुड नॉट स्पेंड मनी इवन व्हेन इट इज़ एक्सपीडियंट टू स्पेंड। एक कंजूस अपने पैसे खर्च नहीं करेगा यहाँ तक कि जब ये प्रैक्टिकल हो स्पेंड करना। मतलब पैसे खर्च करने खाने पीने पे, अपने परिवार पे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे भी कंजूसी कर जाता है ना, एक्सपीडियंट मौक़ों पे भी। वैसे ही द कंपनी इज़ ट्राइंग टू अप्लाई इट्स लेटेस्ट इन्वेंशन इन एक्सपीडियंट वे। कंपनी कोशिश कर रही है अप्लाई करने को अपनी सबसे नई खोज को प्रैक्टिकल तरीकों में। कुछ नया तो इन्होंने खोज लिया, लेकिन वो काम कैसे आए सबके, उसको प्रैक्टिकली आपको बताना पड़ेगा। तो एक्सपीडियंट तरीका ढूंढ रहे हैं, प्रैक्टिकल वे ढूंढ रहे हैं। प्रैक्टिकल के लिए सिनोनिम होता है प्रैग्मेटिक, है ना। चलिए, आज का चौथा वर्ड है अपना एक्सपीडाइट। इसका इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग इनके जैसी है। ये एक्सपीडियंसी, ये एक्सपीडियंट, ये एक्सपीडाइट। इसकी दो वर्ब्स होती हैं, नीचे वाली एक्सपीडिएट, ये वाली जो फॉर्म है पुरानी फॉर्म है, ऊपर वाली नहीं है। पुरानी वाली फॉर्म भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगी। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को फटाफट करना, लेकिन पूरी कुशलता से। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स टू एक्सपीडाइट वैक्सीनेशन अगेंस्ट अ वायरस। हमें ज़रूरत है प्रोड्यूस करने की और वैक्सीन्स को, ताकि और तेज़ी से कर पाएँ वैक्सीनेशन को वायरस के सामने। तेज़ी से तो करना है, लेकिन कुशलता के साथ करना है, जल्दबाजी के साथ नहीं करना, उल्टा सीधा काम नहीं करना। तो सिनोनिम हो गए इसके क्विकन, हेसन और रश थ्रू। रश थ्रू होता है नेगेटिव, जिसमें आप जल्दबाजी करते हो लेकिन काम भी गलत कर बैठते हो। तो है तो इसका सिनोनिम, लेकिन ये एक पॉजिटिव वर्ड है और ये रश थ्रू एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें काम उल्टे पुल्टे कर जाते हो आप जल्दबाजी में। लास्ट वर्ड है ओवर रीच। आप इसको वैसे ही समझ सकते हो, ओवर मतलब ज़्यादा, रीच मतलब पहुंचना, ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करना। अगर आप ओवर रीच करते हो तो या तो आप फेल हो रहे हो क्योंकि आपने ज़्यादा पहुंचने की कोशिश की, ज़्यादा बड़े टारगेट सेट कर लिए। तैयारी आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हो या सीएचएसएल की कर रहे हो और सपने रखे हैं आईएएस के, तो अपने आप को आप ओवर रीच कर रहे हो, फेल कर रहे हो आप अपने सपनों को, है ना। सपना कुछ और, काम कुछ और। अच्छा, इसका दूसरा मीनिंग होता है चीट करना। किसी को ओवर रीच करके आप चीट भी कर सकते हो। जितना जहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बोला था उससे ज़्यादा ओवर कर गए आप, है ना, उसको आपने पागल बना दिया। द कंपनी वॉज अक्यूज्ड ऑफ ओवर रीचिंग इट्स कस्टमर्स बाय सेलिंग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स। कंपनी पे आरोप लगा कि वो पागल बनाती है अपने कस्टमर्स को, ओवर रीच करती है पुराने प्रोडक्ट्स बेच के। नया प्रोडक्ट का पैसा लिया और बेच दिया सेकेंड हैंड प्रोडक्ट। वैसे ही बाय मेकिंग अनवाइज इन्वेस्टमेंट्स आई हैव ओवर रीच्ड माई सेल्फ फाइनेंशियली। अनवाइज इन्वेस्टमेंट्स करके मैंने अपने आप को फेल कर दिया है फाइनेंशियल तौर पे। अपने आप को फाइनेंशियली मैंने जो है फेलियर जो है दिखा दिया है ना। ओवर रीच के बाद में आपको मिलेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब होगा आपने किसी काम में नाकामयाबी को हासिल किया है। आउटविट और ओवर स्मार्ट जो है, आउट स्मार्ट दोनों इसके सिनोनिम है, किसी को पागल बनाने के।
सब के सब वर्ड्स को आपको हर संडे रिवाइज करना है। अब ऑलमोस्ट 50 हो चुके हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। संडे को क्विज़ मिलेगा, उस क्विज़ पे अप्लाई करके देखना। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ फटाफट से। समरी ये है कि ममता बनर्जी ने जो किसान बैठे हैं आंदोलन पे, उन किसानों के ऊपर उनको सपोर्ट करने के लिए एक कई सारे सीएम्स का एक प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है, जिसमें सारे नॉन एनडीए सीएम्स होंगे, ऐसे राज्यों की सरकारों के सीएम्स जिनमें एनडीए की सरकार नहीं है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो है ना सीएम्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये किसान आंदोलन से बहुत आगे तक जाएगा। आगे कई मुद्दों पे भी ये किसान जो है सरकार से मतलब जो है बातचीत करने में काम आएगा। कह रहा है ये बहुत वेलकम स्टेप है। सभी अगर स्टेट सीएम्स मिल जाते हैं तब सेंटर से स्टेट्स को बात करने में थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि फिर सेंटर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। और कह रहा है डेमोक्रेसी में ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने भी चाहिए, एक आदमी का ये हमेशा नहीं चलना चाहिए। ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत वेलकमिंग है। समझ गए ना? तो ये ममता बनर्जी के इस जो है इनिशिएटिव को प्रेज कर रहा है, लॉडेटरी टोन है, वेलकमिंग टोन भी बोल सकते हो, इस पूरे इनिशिएटिव को वेलकम कर रहा है। समझ गए ना? कोशिश करना इस समरी को लिख करके कमेंट सेक्शन में डालो। लिखने से आपकी जो है ना राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। आप कोशिश किया करो, 2 सेंटेंस लिखो रोज़, पर लिखना वाला काम रोज़ करना है आपको। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। उससे पहले मैं फाइनली ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इस पैकेज में जो छोटे छोटे मॉक टेस्ट मिलते हैं ना, सेक्शनल 10-10 मिनट के, रोज़ 10-10 मिनट के हज़ारों मॉक टेस्ट हैं आपके पास, वो ज़रूर दिया करो। शुरू कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज कॉल फॉर कोऑपरेशन अमंग नॉन एनडीए काउंटरपार्ट्स इन अदर स्टेट्स टू सपोर्ट फार्मर्स agitating against 3 controversial laws made in June 2020 seems part of a larger political project। कह रहा है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की जो कॉल है, उनकी जो मांग है, और किस चीज़ की? कोऑपरेशन की, आपसी सहयोग की। और किसके बीच में? नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स के बीच में। एनडीए की सरकार के बिना जो दूसरी सरकारें हैं, उन जो सरकारों के सीएम्स के बीच में। काउंटर पार्ट का मतलब क्या है? ममता बनर्जी का समकक्ष। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम, इनका काउंटर पार्ट किसी और जो है स्टेट का सीएम। तो इनकी जो कॉल है ना, ऐसे कोऑपरेशन की इस प्रकार के काउंटर पार्ट्स में नॉन एनडीए जो होंगे, और कहाँ पे? दूसरी स्टेट्स में। और किस लिए? सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को। अच्छा, कौन से फार्मर्स हैं जो एजिटेट कर रहे हैं और किसके खिलाफ? 3 बहुत ही विवादास्पद कंट्रोवर्शियल लॉज के खिलाफ। और कौन से लॉज हैं? जिनको मेड किया गया था जून 2020 में। कह रहा है ये जो कॉल है ना, ये अपने आप में दिखाई देती है सीम्स। और क्या दिखाई देती है भाई? एक हिस्सा दिखाई देती है और भी एक बड़े सियासी प्रोजेक्ट का, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का। तो ये सिर्फ ममता बनर्जी किसानों की बात नहीं कर रही, किसानों से आगे जा कर के इस प्लेटफॉर्म को ये पूरा डेवलप करेगी, सेंटर के सामने खड़ा करेगी। समझ गए? ममता बनर्जी कॉल सीम्स, ये सबसे पहले आपको पकड़ना था। कॉल सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। फार्मर्स वो हैं जो एजिटेट कर रहे हैं। एजिटेटिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, फार्मर्स के लिए एक एडजेक्टिव है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म बिना इज एम आर वॉज वर्ब के आ जाए तो वो मेन वर्ब कभी बन ही नहीं सकती, है ना? वैसे ही लॉज वो हैं जो मेड हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हैज हैव के बिना आ जाए वो मेन वर्ब बन ही नहीं सकती। ये भी एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लॉज जो कि मेड थे जून 2020 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सेंटेंस था। कह रहा इट इज़ मेंट टू गो बियॉन्ड एडिंग द फार्मर्स हु फियर दैट दीज लॉज कुड मेक देम मोर वल्नरेबल टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। कह रहा है इसका ऐसा मीनिंग निकलता है। मीन का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ मेंट, है ना? इसका यही मीनिंग है, इट इज़ मेंट पैसिव वॉइस में। और क्या कि ये गो बियॉन्ड होगा, ये आगे जाएगा। और किसके पार जाएगा? बियॉन्ड किसके पार जाएगा? एड करने के फार्मर्स को, हेल्प करने के किसानों को। अच्छा, कौन से फार्मर्स हैं जो फियर करते हैं इस चीज़ को, जो डरते हैं इस बात से दैट वो ये कि ये जो लॉज हैं ये बना सकते हैं इन्हें और ज़्यादा कमज़ोर, वल्नरेबल। और किसके सामने भाई? बाज़ार की उतार चढ़ाव के सामने, मार्केट की फ्लक्चुएशंस के सामने। समझ गए ना? तो यही मीनिंग निकल रहा है कि ममता बनर्जी का जो प्लेटफॉर्म है इन फार्मर्स को हेल्प करने से काफ़ी आगे तक जाने वाला है। फार्मर्स तो सिर्फ एक बहाना है, और भी बहुत कुछ करेगा ये प्लेटफॉर्म। अब देखने वाली चीज़ें, इट की वर्ब है इज मेंट पैसिव वॉइस में, हु की वर्ब है फियर।
हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, फार्मर्स के लिए आया है, वो वाले फार्मर्स जो ऐसा डरते हैं। दीज लॉज की वर्ब है कुड मेक। वल्नरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ के सामने कमज़ोर होना, किसी चीज़ के सामने उसकी चपेट में आने लायक होना, है ना। इसको आप ससेप्टेबल भी बोलते हो। इसका एक सीधा सा जो है रूल याद रखें छोटा सा। वल्नरेबल जिस चीज़ के लिए आप होते हो आप टू लगा के बताएं। जैसे बारिश है, बारिश में आपके पास छाता नहीं है, अब आप वल्नरेबल हो भीगने के लिए, अब आप भीगे ही जाओगे, बारिश की चपेट में आओगे ही आओगे, है ना। वैसे ही चिल्ड्रन आर नॉट वल्नरेबल फॉर दिस इन्फेक्शन। आप ऐसे सेंटेंस बहुत देखे होंगे और बनाते भी होंगे। बच्चे जो हैं इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल नहीं है, बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता। वल्नरेबल के बाद में हमेशा टू लगाएं, तो फॉर लगा के गलती ना करें। वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन। वल्नरेबल का बिल्कुल उल्टा होता है इम्यून, और उसके बाद में भी टू आता है। आई एम इम्यून टू कोविड-19 वायरस नाउ। मैं कोविड-19 वायरस के लिए अभी इम्यून हुआ, मुझे नहीं हो सकता। सच में नहीं हो सकता, अब हो चुका ना मुझे एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। वल्नरेबल, इम्यून याद रखना, दोनों वर्ड्स एंटोनिम है। फ्लक्चुएशन होता है उतार चढ़ाव, इसको वेरिएशन बोल दो, ऑसिलेशन बोल दो, वैसिलेशन बोल दो, इनकंसिस्टेंसी बोल दो। ये ऑसिलेशन वैसिलेशन आपने अपने घर में देखा होगा। अगर आपके पास दीवार घड़ी है जो दोलन करती है ना, पेंडुलम वाली, इधर उधर हिलती है, वो ऑसिलेशन ही कहलाता है, फ्लक्चुएशन कहलाता है। कह रहा बट द फोकस ऑन फार्म लॉस which the government says would make farming more competitive and remunerative is an important start। कह रहा लेकिन जो फोकस है फार्म लॉस पे, जो पूरा का पूरा ध्यान है, और वो फार्म लॉस विच जिसको सरकार कहती है कि वो मेक करेंगे, विच वुड मेक, और क्या करेंगे, फार्मिंग को, किसानी को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, और ज़्यादा स्पर्धात्मक, और ज़्यादा रेम्यूनरेटिव, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल। रेम्यूनरेटिव मतलब जिसमें प्रॉफिट हो। कह रहा ये फोकस जो है ना इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। किसी ने सेंटेंस सुबह टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था, सर समझ में नहीं आ रहा। देखो बड़ा इजी है। फोकस की वर्ब है इज, विच की वर्ब है वुड मेक, और द गवर्नमेंट की वर्ब है सेज। तो इस तरीके से आपको पकड़ना होता है। सैटरडे को मैं स्पेशल वीडियो भी करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो सैटरडे वाला सेशन जरूर से फॉलो किया करो। चलिए अब इसमें देखने वाला वर्ड आया रेम्यूनरेटिव। एक लुक्रेटिव या प्रॉफिटेबल चीज़ को रेम्यूनरेटिव बोलते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट हो, है ना, उसको कहते हैं रेम्यूनरेटिव। रेम्यूनेशन का मतलब होता है आपका मेहनताना। आपने कोई काम किया, आपको सरकार ने, आपकी नौकरी ने, आपके एम्प्लॉयर ने जो भी पैसा दिया वो आपका रेम्यूनरेशन है, आपका प्रॉफिट है। कह रहा वाइल द गवर्नमेंट रीआइटरेटेड दिस वीक दैट MSP for various crops would continue, the fact remains that regardless of the merits of these laws, they were made without adequate consultations with parties, states and the stakeholders। अब बता रहा है इस पूरे के पूरे मामले की जड़ क्या है। कह रहा है जहाँ गवर्नमेंट ने रीआइटरेट किया है इस महीने, देखो इनजेमिनेट एक सिनोनिम है रीआइटरेट का। एक्चुअल में वर्ड तो रीआइटरेट आया था, पर हमने जो वर्ड सीखा है वो आज इनजेमिनेट सीखा है। तो रीआइटरेट करना या इनजेमिनेट करना, दोहराना। कह रहा है जहाँ सरकार ने दोहराया है इसी वीक कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP है, अलग अलग टाइप की फसलों के लिए, वो कंटिन्यू होगा, वो जारी रहेगा। कह रहा है जहाँ ऐसा हुआ है। अच्छा हुआ क्या? कह रहा है जो फैक्ट है ना वो अभी भी बना हुआ है, ये बात अभी भी सच है कि क्या रिगार्डलेस ऑफ मेरिट्स ऑफ दीज लॉज, बिना रिगार्ड दिए एडवांटेजेस को, अच्छी क्वालिटीज़ को इन लॉज की, चाहे लॉज कितने भी अच्छे हों, बिना इस चीज़ को रिगार्ड दिए वो बनाए गए थे, बिना किसी एडिक्वेट कंसल्टेशन के, बातचीत के। एडिक्वेट हो जो सही पार्टीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ और भागीदारों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। तो कह रहे सेंटर ने बोला है कि हम MSP को कंटिन्यू रखेंगे, रीआइटरेट किया है, लेकिन चाहे कितने भी अच्छे लॉज सेंटर ने बनाए हों, कितना भी MSP सेंटर दे दे, ये बात हमेशा सच रहेगी, इन लॉज को सेंटर ने तानाशाही तौर पे बनाया है। किसानों से नहीं पूछा, स्टेट से नहीं पूछा, और दूसरी अपोजिशन पार्टी से नहीं पूछा। समझ गए ना। अब आजकल सभी को इसी बात की जो है ना परेशानी है। बाकी लॉज तो काफ़ी अच्छे हैं ये तीनों। अब इसमें देखने वाली चीज़ें, गवर्नमेंट की वर्ब रीआइटरेटेड होगी। रीआइटरेट मैंने आपको बता दिया, सब सिनोनिम लिखे हुए हैं। MSP की वर्ब है वुड कंटिन्यू। फैक्ट की वर्ब है रिमेन्स, रिगार्डलेस है, बिना तवज्जो दिए किसी चीज़ को, है ना, रिगार्डलेस ऑफ। मेरिट्स का मतलब होता है गुड क्वालिटीज़, एडवांटेजेस। दे की वर्ब है वर मेड। स्टेक होल्डर्स वो हैं जो स्टेक रखते हैं। स्टेक का मतलब होता है हिस्सा, भागीदारी। हर वो आदमी स्टेक होल्डर है जिसका किसी काम में भागीदारी है, कुछ लेना देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरिट का बिल्कुल उल्टा होता है डीमेरिट। किसी चीज़ की बुराइयों को बोलते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स कह रहा है आफ्टर अ मीटिंग विद फार्मर लीडर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, MS बनर्जी या मिस बनर्जी सेट शी एक्सेप्टेड देयर रिक्वेस्ट टू स्पीक टू देयर चीफ मिनिस्टर्स हु वर नॉट इन द NDA। कह रहा है मीटिंग के बाद, एक सभा के बाद
फार्मर लीडर्स की, किसान नेताओं की, उत्तर प्रदेश से जो आए थे। कह रहा उनसे मीटिंग के बाद बनर्जी मैडम ने बोल दिया कि वो एक्सेप्ट करती हैं, मान लेती हैं उनकी रिक्वेस्ट को बातचीत करने की, स्पीक टू करने की। और किससे भाई? चीफ मिनिस्टर से, सीएम से, और वो वाले सीएम जो कि नहीं है एनडीए के अंदर, जो कि एनडीए का पार्ट नहीं है। तो उसने बोल दिया किसानों को कि मैं सारे सीएम को इकट्ठा करके जुटाऊंगी और आपकी हेल्प करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर्स के बाद में चलो हु भी ठीक है, वैसे दैट लगाते तो बेटर होता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स बहुत सारे हैं, पर इसने अदर लगाया हुआ है, तो उससे भी आप हु जो है जस्टिफाई कर सकते हो। कह रहा वाइल रीआइटरेटिंग हर डिमांड टू रिपील द 3 laws, she has proposed a virtual conference of CMs with the farmers and a joint letter to the center on the issue। अब देखो इनको भरोसा दिलाने के बाद ममता बनर्जी ने दूसरा काम क्या किया। कह रहा रीआइटरेट करते हुए, इंजामिनेट करते हुए, दोहराते हुए, रिपीट करते हुए अपनी डिमांड को, और जो है रिपील करने की, कैंसिल करने की इन तीनों कृषि कानूनों को। कह रहा ऐसा करते हुए उसने प्रपोज कर दिया एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को सीएम्स की, और किसके साथ? फार्मर्स के साथ, और एक जॉइंट लेटर को सेंटर को इस इश्यू के ऊपर, इस पूरे मुद्दे के ऊपर। तो बार बार अपनी मांगों को दोहराया ममता बनर्जी ने, बोला है कानून वापस होने चाहिए, रीआइटरेट किया, और साथ ही साथ बोला भाई चलो सारे सीएम जो है मिलके फार्मर्स से एक मीटिंग करते हैं वर्चुअली, और एक लेटर भेजते हैं सेंटर को, अपना सपोर्ट दिखाते हैं फार्मर्स के लिए। शी गिव अवे हैज़ प्रपोज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। रीआइटरेट यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये प्रपोज कर रही थी उसी वक्त ये दोहरा रही थी। दो काम एक साथ होते हैं, तो पहले काम को वर्ब के एनजी फॉर्म बना दो, और दूसरे काम को वर्ब की मेन फॉर्म, मेन जो है मेन वर्ब बना दो। रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना, सेट असाइड करना, क्वेश करना, एब्रोगेट करना। ये सब सिनोनिम मैं आपको सिखा चुका हूँ, बहुत बार आगे, हज़ारों बार, है ना, रिपील करने के, कैंसिल करने के। अब मुझे एक बात बताओ, रोल आउट और रोल बैक में से कौन सा रिपील का सिनोनिम है? कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको मैं, होना नहीं है आपको। रोल आउट और रोल बैक में से रिपील का सिनोनिम कौन सा है? चलो, ये जो ऐसी एक जैसी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं और एक दूसरे की सिनोनिम एंटोनिम होती है ना, बड़ा कंफ्यूज करती हैं। बैक का मतलब है उल्टा, किसी चीज़ को पहले लाना और फिर बैक ले लेना, मतलब कैंसिल कर देना। तो रोल बैक है कैंसिल करने का सिनोनिम। और रोल आउट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को लॉन्च करना। द गवर्नमेंट रोल्ड आउट या रोल्ड बैक अ न्यू टैक्स स्कीम बट सून हैड टू रोल इट आउट और बैक आफ्टर पब्लिक बैकलैश। सरकार ने लॉन्च की एक नई टैक्स स्कीम को, लेकिन फटाफट इसको रोल आउट या बैक करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा पब्लिक की बुरी प्रतिक्रिया के बाद, बैकलैश के बाद। तो लॉन्च की ना टैक्स स्कीम, तो लॉन्च करने के लिए रोल्ड आउट अ न्यू टैक्स स्कीम, और बाद में जब वापस ली तो रोल्ड इट बैक आफ्टर पब्लिक बैकलैश। चलो, एक जैसे ही हैं दोनों, याद रखना दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। कह रहा मैनी सीएम्स आर लाइकली टू अग्री विद हर डिस्पाइट पॉलिटिकल राइवलरीज अमंग देम। बहुत सारे सीएम्स जो हैं वो लाइकली हैं, अग्री होंगे इस औरत के साथ, ममता बनर्जी मैडम के साथ। और क्यों? कह रहा बावजूद उनकी पॉलिटिकल राइवलरीज के बावजूद, ममता बनर्जी से जब दूसरी जो पॉलिटिकल राइवलरीज हैं उनके बीच में, बावजूद उस चीज़ के। राइवलरी का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट, टसल, टग ऑफ वॉर। तो सीएम्स के बीच में आपस की भी राइवलरीज होती हैं, पर बावजूद इसके सबके सब तैयार हैं ममता बनर्जी का सपोर्ट करने के लिए। सीएम्स की वर्ब है लाइकली, सॉरी आर इसकी वर्ब है, लाइकली तो एक एडजेक्टिव है, लाइकली को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इंस्पाइट ऑफ बोल दो, नॉट विद स्टैंडिंग बोल दो। कह रहा एटलीस्ट 2 other CMs who were elected along with her in the recent assembly elections share her positions on the farm laws. Kerala's Pinarayi Vijayan and Tamil Nadu's M.K. Stalin। अब बता रहा है कौन कौन इसको हेल्प करने वाले हैं ममता बनर्जी को। कह रहे कम से कम 2 दूसरे सीएम जो कि इलेक्ट हुए थे उन्हीं के साथ में, मतलब फिर से जिनको जो है चुनाव में जो है जीत मिली है ममता बनर्जी के साथ में। और कब? रीसेंट असेंबली इलेक्शन में, हाल में हुए विधानसभा चुनावों में। तो कह रहा है ऐसे कम से कम 2 सीएम जो हैं शेयर करते हैं उसकी पोजीशन को, ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं इन्हीं 3 फार्म लॉज के ऊपर। और ये बंदे कौन कौन हैं? एक तो तमिलनाडु वाले साहब और एक केरला वाले पिनराई विजयन। 2 CMs की वर्ब है शेयर, हु की वर्ब है इलेक्टेड, हु आया इन सीएम्स के लिए, वो वाले सीएम जो कि इलेक्ट हुए हैं, जो कि जीत करके आए हैं। चलिए, कह रहे इन केरला द प्रीवियस असेंबली हैड इन दिसंबर 2020 पास्ड अ यूनानिमस रेजोल्यूशन सीकिंग द रिपील ऑफ दीज लॉस। अब बता रहे केरला वाले पिनराई विजयन साहब ने क्या किया। कह रहा है केरला में ना पिछली असेंबली जो थी, पिछली विधानसभा जो थी, जो भंग हो चुकी है, अब नहीं बन चुकी है। कह रहा है पिछली वाली नहीं कर चुकी है इस काम को दिसंबर 20 में पास करने का
एक सर्वसम्मति से यूनानिमस रिजोल्यूशन को, सबकी जिस पे राय हो, सबकी जिस पे कंसेंट हो। और ये रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन था, संकल्प था जो कोशिश करता था, सीख करता था कैंसलेशन को इन लॉज के। तो केरला में तो उन्होंने अपना एक लॉ भी पास करवा दिया था, रिजोल्यूशन कि सेंटर के लॉज को हम जो है केरला में नहीं लगने देंगे, रिपील करवा के मानेंगे। समझ गए। असेंबली की वर्ब है हैड पास्ट। सीक का मतलब है किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। ट्रांजिटिव वर्ब है, कभी भी अपने बाद प्रीपोजिशन लेगी नहीं। सीकिंग द रिपील है ना, सीकिंग फॉर द रिपील नहीं लिखा हुआ। यूनानिमस हर वो चीज़ है जिसमें यूनो एनिमस हो। एनिमस मतलब दिमाग, यूनो मतलब एक। जब 20 आदमी का दिमाग एक हो जाता है तो वो सर्वसम्मति से कोई काम को करते हैं, वही काम कहलाता है यूनानिमस। इसको कंसेंसुअल भी बोलते हैं, जिसमें सबका अग्रीमेंट हो। बड़े आगे सिंपल आर्टिकल है, इसका थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ। कह रहा दैट सेड ऑल नॉन एनडीए सीएम्स मे नॉट बी विलिंग टू बी पार्ट ऑफ ए जॉइंट प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल कैलकुलेशंस एंड एक्सपीडियंसी एंड द फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन बाय द सेंटर। अब बता रहा है ममता बनर्जी मैडम के रास्ते में रोड़े क्या क्या है। कह रहा है ये सब ऊपर की बात कहने के बाद दैट सेड मतलब ये सब हमने कह दिया है, अब ये कह जा चुका है। कह रहा है इसके बाद जो सभी के सभी नॉन एनडीए सीएम हैं, हो सकता है वो विलिंग ना हो, तैयार ना हो एक हिस्सा बनने के लिए एक जॉइंट प्लेटफॉर्म का। और क्यों? कारण से उनकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन के, मेरी कैलकुलेशन कुछ और है, तेरी कुछ और है ना, और एक्सपीडियंसी के, उनकी सूटेबिलिटी के, प्रैक्टिकेबिलिटी के। और कह रहा है उस फियर से जो है रेट्रीब्यूशन का बदलेगा सेंटर की तरफ से। तो बहुत सारे नॉन एनडीए सीएम्स ऐसे भी हैं जो हो सकता है ममता बनर्जी का साथ ना दें, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन कुछ और कहती है ना। और हो सकता है उनको डर भी हो कि कहीं से सेंटर में जो सरकार बैठी है हमसे गुस्सा ना हो जाए ममता बनर्जी का सपोर्ट करने के लिए। सीएम्स की वर्ब है मे नॉट बी। विलिंग का मतलब है तैयार होना। एक्सपीडियंसी मैंने आपको सिखा दिया, सूटेबिलिटी कन्वीनियंस, किसी काम को करने की व्यवहारिकता है ना, एक्सपीडियंसी। तो अपनी व्यवहारिकता के हिसाब से हो सकता है ममता बनर्जी उनको सूट ना करे। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है रेवेंज, रिटेलिएशन, वेंजियंस, आपका बदला कहलाता है रेट्रीब्यूशन। ये रिटेलिएशन वर्ड हम कर चुके हैं अपनी वोकैब की शीट में, याद होना चाहिए आपको अच्छे से। जवाबी हमले को रिटेलिएशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है दिल्लीज अरविंद, अब एग्जाम्पल दे रहा है। दिल्लीज अरविंद केजरीवाल फॉर इंस्टेंस had sought the support of other CMs against unilateral actions by the center that curtailed the power of his government। कह रहे दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने मांगा था सपोर्ट को दूसरे सीएम्स का एक तरफा एक्शंस के खिलाफ, अगेंस्ट यूनिलेटरल एक्शंस। और एक तरफा एक्शंस किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। और वो एक्शन जिन्होंने कर्टेल कर दिया, काट छांट कर दिया पावर्स में इसकी सरकार के। तो जब सेंटर ने एक लॉ पास किया जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार की दिल्ली में पावर कम हुई, तो अरविंद केजरीवाल ने दूसरे सीएम्स को जाकर के गुहार लगाई थी कि सेंटर एक तरफा एक्शन ले रहा है, अपने हिसाब से एक्शन ले रहा है, मेरी पावर्स को कम कर रहा है, आप मुझे सपोर्ट करो। समझ गए। केजरीवाल की वर्ब है हैड सॉट, दैट की वर्ब है कर्टेल्ड। दैट आया है उस एक्शंस के लिए, यूनिलेटरल एक्शंस जो कि कर्टेल करते हैं पावर्स को गवर्नमेंट की। ये बाय द सेंटर जो है ये लगाना यहाँ पे जरूरी है एक्शंस के बाद, क्योंकि एक्शन सेंटर के द्वारा है, तो सेंटर के लिए नहीं आया यहाँ पे, दैट जो है एक्शंस के लिए आया है। यूनिलेटरल मतलब जिसका एक ही लेटरल हो, जिसका एक ही पहलू हो। एक तरफा कोई चीज़ कहलाती है यूनोलेटरल, यूनो मतलब एक। वैसे ही मल्टीलेटरल होता है, बायलेटरल होता है, ट्राईलेटरल होता है ना। और इसमें कुछ देखने वाला है? चलो, ये सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट, यहाँ थर्ड फॉर्म लगी हुई है हैड सॉट। कर्टेल करना मतलब काट छांट करके कट शॉर्ट कर देना, रिड्यूस कर देना है ना, किसी चीज़ को डिक्रीज करना। कह रहा मिस बनर्जी हैड वॉसिफरसली सपोर्टेड हिम बट मिस्टर केजरीवाल वॉज नॉट रेसिप्रोकेटिव व्हेन शी रेज कंसर्न्स ऑफ ओवर रीच बाय द सेंटर। अब बता रहा है कि केजरीवाल साहब ने कैसे पलटा मारा, पहले तो हेल्प मांगी फिर बाद में मुकर गए। कह रहा है बनर्जी मैडम ने वॉसिफरसली उनको सपोर्ट किया था, बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट किया था, सपोर्टेड हिम। लेकिन केजरीवाल जो थे वो रेसिप्रोकेटिव नहीं थे, उन्होंने बाद में कोऑपरेशन नहीं दिखाया जब इन मैडम ने रेज किया था, उठाया था चिंताओं को ओवर रीच की। अब देखो ओवर रीच आप सीख चुके हो ना, ओवर रीच का मतलब है पागल बनाना, चीट करना। वो कंसर्न जो चीट करने वाले थे सेंटर के द्वारा। समझ गए। तो बनर्जी ने तब किया था सपोर्ट, लेकिन केजरीवाल जी ने सपोर्ट तब नहीं किया जब बनर्जी मैडम ने फिर से इनसे सपोर्ट मांगा, ऐसे कंसर्न्स को दिखाया। अब देखने वाले वर्ड्स, बनर्जी की वर्ब है हैड सपोर्टेड, मिस्टर केजरीवाल की वर्ब है वॉज रेस्ड, वॉज, और शी की वर्ब है रेस्ड। वॉसिफेरस आप जानते हैं जो आपके कानों को बहरा कर दे,
एकदम एंथुजियाज्म के साथ बहुत ही लाउड वॉइस में कोई काम होता है ना, तो वो वॉसिफरसली हो रहा है। ममता बनर्जी ने बिल्कुल स्ट्राइडेंटली एकदम जोर आवाज़ में बोला था कि मैं आपको सपोर्ट करती हूँ मिस्टर केजरीवाल। रेसिप्रोकेट करना होता है एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर आप रेसिप्रोकेट करते हो देन यू आर अ रेसिप्रोकेटिव पर्सन। वर्ब से हमने एडजेक्टिव बनाया हुआ रेसिप्रोकेटिव, है ना। चलिए, ओवर रीच हम देख चुके हैं, चीटिंग को या फेलियर को ओवर रीच बोलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ना वो भी ओवर रीच, किसी को पागल बनाना वो भी ओवर रीच। कर द रिसेंट जॉइंट एफर्ट्स बाय सम सीएम्स टू परसुएड द सेंटर टू विड्रॉ इट्स प्रीवियस वैक्सीनेशन पॉलिसी डिड नॉट गेट होल हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अब बता रहा है केजरीवाल जी की तरह कोई दूसरे सीएम्स भी हैं जिन्होंने सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया ममता बनर्जी को। कह रहा हाल के जो जॉइंट एफर्ट्स हैं कुछ भी सीएम्स के द्वारा जो परसुएड करने के थे, मनाने के थे सेंटर को कि वो वापस खींच ले, रोल बैक कर ले, विड्रॉ कर ले अपने पुरानी वैक्सीनेशन पॉलिसी को, पहले वाली। कह रहे इन सपोर्ट्स को, इन जॉइंट एफर्ट्स को भी नहीं मिला पूरे मन से सपोर्ट, होल हार्टेड सपोर्ट। और किससे? अदर्स से। तो और भी एग्जाम्पल दे रहा है ना, कई सारे ऐसे सीएम्स हैं जो एनडीए की सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन दूसरे सीएम्स को वो सपोर्ट नहीं करते हैं एनडीए के खिलाफ। एफर्ट्स की वर्ब डिड नॉट गेट। परसुएड का मतलब होता है मनाना। परसुएड के बाद में टू आएगा, डिसुएड के बाद में फ्रॉम आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ चल मेरे साथ पार्टी, चल मेरे साथ घूमने, आई एम परसुएडिंग यू टू गो विद मी या टू कम विद मी, समझ गए ना, टू कम विद मी, जहाँ भी जाना है वहाँ पे चलो। तो परसुएड के बाद में टू लगा के बता दिया किस चीज़ के लिए मैं आपको मना रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि मत चल मेरे साथ पार्टी, तब मैं आपको डिसुएड कर रहा हूँ, आपको जाने से मना कर रहा हूँ, हतोत्साहित कर रहा हूँ। आई एम डिसुएडिंग यू फ्रॉम कमिंग विद मी। तो बात एक ही है, मतलब उल्टी होगी। परसुएड में मना रहा हूँ, डिसुएड में किसी काम को ना करने के लिए राजी कर रहा हूँ, है ना। डिसुएड के बाद में फ्रॉम, परसुएड के बाद में टू, ऐसे ही लगता है, ऐसे ही चलता है। याद रखना, आज के क्विज में भी यूज़ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। होल हार्टेड आप जानते हैं, होल मतलब पूरा, हार्ट मतलब दिल से, पूरे दिल से इनको सपोर्ट नहीं मिला था ऐसे एफर्ट्स को। कह सीएम्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश नवीन पटनायक एंड YJM रेड्डी, जो YS जो है, कह रहा है इन्होंने सॉर्ट किया था। पूरा पढ़ लेते हैं पहले। सीएम्स ऑफ आंध्र एंड ओडिशा, ये दोनों पर्सन हैव सॉर्ट टू कीप द सेंटर इन गुड ह्यूमर। अब बता रहा है इन दोनों सीएम ने क्या किया, इन्होंने भी कोशिश की कि सेंटर को गुड ह्यूमर में रखे, सेंटर के साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करे। तो ये दोनों सीएम भी ममता बनर्जी के साथ आने के लिए ऑलमोस्ट रेडी जैसे नहीं है ना। इन दोनों की वर्ब है हैव सॉर्ट। सीक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ही सॉर्ट होती है, याद रखना। इसीलिए इसके बाद में प्रपोजिशन कभी भी मत लगाओ, किसी भी फॉर्म में वर्ब मिल जाए आपको। कीप समवन इन गुड ह्यूमर एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी से अच्छा ह्यूमर बनाए रखना, हंसी मजाक का रिलेशन रखना। मेंटेन एमिकेबल रिलेशनशिप, बहुत प्यार ना भी हो लेकिन बात आपस में करोगे, एक दूसरे को ताना भी मारोगे तो हंसते हंसते मारोगे, है ना, अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हुए। कह रहा नेवरदलेस द जॉइंट एफर्ट्स बाय सीएम्स डिड नॉट लीड टू अ चेंज इन द वैक्सीनेशन पॉलिसी। कह रहे इन सब चीज़ों के बाद भी नेवरदलेस जो जॉइंट एफर्ट्स थे सीएम के द्वारा वो लीड कर गए चेंज करने में, एक बदलाव में वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंदर। तो इसी वजह से सेंटर ने अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी को जो है बदला है, क्योंकि बहुत सारे सीएम्स जो हैं सेंटर के सामने लामबंद हो गए थे कि इस पॉलिसी को आप चेंज करो। समझ गए, बढ़े आगे। कह रहे जॉइंट स्ट्रेटजी ऑन फार्म लॉस कुड बी मोर डिफिकल्ट एज देयर इम्पैक्ट इज अनइवन अक्रॉस स्टेट्स। अब एक और प्रॉब्लम बता रहा है ममता बनर्जी की, जो जॉइंट स्ट्रेटजी है फार्म लॉज पे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, सबकी मिली जुली स्ट्रेटजी। कह रहा है क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है इन लॉज का वो अनइवन है, उबड़ खाबड़ है स्टेट्स के अक्रॉस। किसी स्टेट में ज़्यादा इम्पैक्ट है, किसी स्टेट में कम इम्पैक्ट है। अब किसी आसाम वसाम के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी स्टेट में अगर इस फार्म लॉज का कोई इफेक्ट है ही नहीं तो वो ममता बनर्जी का सपोर्ट क्यों करेंगे वो वाली स्टेट्स, है ना। तो ये भी एक दिक्कत है बनर्जी मैडम के लिए। स्ट्रेटजी की वर्ब है कुड बी, देयर इम्पैक्ट की वर्ब है इज, अनइवन का मतलब है उबड़ खाबड़, इनकंसिस्टेंट। कह रहा बट अ ब्रॉडर इम्पैक्ट रेज्ड बाय मिस्टर बनर्जी, मिस बनर्जी अबाउट द सेंटर्स टेंडेंसी टू इग्नोर द स्टेट्स वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी इज सैलिएंट। कह रहा है लेकिन मोटा मोटा इम्पैक्ट जो है ना ब्रॉडर इम्पैक्ट है जिसको रेज किया गया मिस बनर्जी के द्वारा, और किस बारे में, सेंटर की टेंडेंसी के बारे में जो है इग्नोर करने की स्टेट्स को, और कब, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हुए। कह रहा है ये जो ब्रॉडर इम्पैक्ट है ना ये सैलिएंट है, ये सबके सामने नोटेबल है। तो एक चीज़ ममता बनर्जी ने सबके सामने सब सीएम्स को बता दी है कि तुम्हारे चाहे फार्म लॉज काम आता हो चाहे ना आता हो, चाहे तुम सेंटर के दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, पर एक बात सेंटर की गलत है
कोई भी फॉर्म जो है नया जो है कानून बनाने से पहले स्टेट से कोई कंसल्टेशन नहीं होता है, अपने हिसाब से सेंटर बनाता है। तो ये पॉइंट जो है ना अब सैलिएंट हो गया है। ब्रॉडर पॉइंट की वर्ब है इज, सैलिएंट मतलब नोटेबल हो, इंपॉर्टेंट हो, सबको दिखाई देता हो, है ना। रेज यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो वाला पॉइंट जो रेज किया गया ममता बनर्जी के द्वारा, समझ गए ना। पॉइंट ने किसी को रेज नहीं किया, रेज कोई वर्ब नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। टेंडेंसी होती है आदत। कह रहा है शी हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ कंटिन्यूइंग मैकेनिज्म फॉर CMs टू कोऑपरेट ऑन इश्यूज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। कह रहा है उसने कॉल फॉर भी किया मैडम ने एक लगातार चलते हुए मैकेनिज्म के लिए, CMs के लिए, कि ताकि कोऑपरेट कर पाएँ उन इश्यूज़ पे जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के हैं। तो इन्होंने एक ऐसा भी जो है ना मांग की है, एक लगातार चलने वाला मैकेनिज्म बनाओ, है ना। आज नहीं आज बनाया, फिर 10 दिन बाद फिर बनाए, लगातार सा एक बना रहे एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम आपस में जो है ना कोऑपरेट करें और सेंटर से स्टेट के रिलेशंस को थोड़ा सा सुधारें। शी की वर्ब है हैज़ कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर करना होता है मांग करना। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ की मांग करना जो कि निर्जीव हो। अगर सजीव हो तो कॉल अपॉन लगाते हैं ना, निर्जीव हो तो कॉल फॉर लगाते हैं। मैकेनिज्म आप देख चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टर्निंग दिस इनटू अ कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म कुड डू मोर हार्म देन गुड बट इट इज़ अ सजेशन वर्थ परस्यूइंग। अब ये बहुत अच्छी सलाह है। कह रहा है टर्न कर देना इस चीज़ को एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म में, बदल देना इसको एक मार झगड़े वाले, मार लड़ाई वाले प्लेटफॉर्म में, वो कर देगा और ज़्यादा नुकसान बजाय भलाई के। कह रहा है लेकिन ये एक सजेशन है जो वर्थ परस्यूइंग है, जिसको परस्यू करना वास्तव में वर्थ है, वास्तव में अच्छी चीज़ है। कह रहा है इस जो है प्लेटफॉर्म को कल को सेंटर से लड़ने का प्लेटफॉर्म मत बना देना, कहीं आपस में आप आंख में आंख दिखाओ स्टेट और सेंटर एक दूसरे को, तो ये प्लेटफॉर्म लड़ाई झगड़े वाला ज़्यादा नुकसान ही करेगा, ऐसा तो प्लेटफॉर्म ना ही हो। कह रहा है लेकिन फिर भी एक सजेशन जो है जिसको आप सोच सकते हो सकता है इससे थोड़ा हमें फ़ायदा हो, वर्थ परस्यूइंग है ये। अब मेरा आपसे एक सवाल है, वर्थ के बाद में परस्यूइंग क्यों लगाया, वर्थ से टू परस्यू क्यों नहीं लिखा? कौन सा ऐसा ग्रामर रूल है जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा? पहले मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब बता देता हूँ, इतना आप सोचो और मुझे बताओ। टर्निंग की वर्ब है कुड डू, इट की वर्ब है इस। कॉम्बेटिव प्लेटफॉर्म मतलब जिसमें कॉम्बैट हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, है ना, फाइट हो, कॉम्बेटिव। अब ध्यान से समझ लो क्यों लगा है भाई। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स इंग्लिश में जिनके बाद में हमेशा नाउन या जीरेंड आता है। दो मेरे को याद थे, फटाफट मैंने लिख दिए, और भी एक दो है ना, नोट्स में से निकाल के बताऊंगा कभी। वैसे तो मैं कवर कर चुका हूँ ये ग्रामर सीरीज़ में वर्ब वाले चैप्टर में। तो वर्थ और बिजी जो ऐसे जो एडजेक्टिव हैं जो आपको बार बार मिलेंगे और अपने बाद में या तो नाउन लेंगे या वर्ब की ING फॉर्म लेंगे। द मूवी वॉज वर्थ टू सी, मूवी देखने लायक थी। मूवी जो है कीमती थी, लायक थी, वर्थ थी देखने के, टू सी। अब वर्थ के बाद में क्या लगेगा? लगेगा जीरेंट। वर्ब आई है तो जीरेंट में बदल दो, टू को निकालो और बना दो इसकी ING। द मूवी वॉज वर्थ सीइंग। ऐसे ही आई वॉज बिजी टू एक्सरसाइज व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा तो मैं एक्सरसाइज करने में व्यस्त था, बिजी था। बिजी के बाद भी दिक्कत यही है, टू एक्सरसाइज ना लगाएं, एक्सरसाइज को बदल दे एक्सरसाइजिंग और यहाँ पे लगाएं बिजी जो है इसके बाद का टू निकाल दें। वैसे वी कंसीडर टू सेल दिस हाउस बट देन चेंज आवर प्लान्स, हमने सोचा था, कंसीडर किया था इस घर को बेचना, लेकिन फिर हमने अपने प्लान्स को बदल दिया। बाद में हमें लगा कि नहीं बेचना चाहिए। तो ये दो एडजेक्टिव्स है ना, इसके अलावा ये कंसीडर नाम की वर्ब भी है जो अपने बाद में इसी तरीके से वर्ब की ING फॉर्म लेती है। अब आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा, करना है, इसको ढीठ नहीं बनना है ना। सारी वो वर्ब्स मुझे बताओ कंसीडर जैसी जो ऐसी वर्ब्स हैं और अपने बाद में हमेशा जीरेंट को लेंगी। बहुत बार कर चुके हैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं पूछ रहा हूँ। अब मैं लिखने वाला हूँ, आपको याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत तो है ना उनमें से। देखो पहली वर्ब है एडमिट, दूसरी है कंसीडर, तीसरी है रिस्क, प्रैक्टिस, अवॉइड, मेंशन, वेस्ट टाइम, माइंड, स्पेंड टाइम। अब जितनी मेरे को याद थी मैंने लिख दी है ना, और भी होंगी ऐसी 5, 7, 10 और वर्ब्स भी हैं, वर्ब चैप्टर में किया हुआ आपने। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो कितना काम का कॉन्सेप्ट है, आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा हो और आप देखते ही पता लग जाए कि अवॉइड के बाद में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगाऊँ, एडमिट, कभी भी बेयर इन्फिनिटिव ना लगाऊँ, हमेशा वर्ब की ING फॉर्म लगाऊँ। चलिए ये वर्ब तो याद कर ही लेना, बाकी ग्रामर सीरीज़ में कवर्ड है, वहाँ से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, a concept that PM Narendra Modi advocates can be pursued more meaningfully through continuous and harmonious communication with CMs। कह रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ये क्या होता है भाई?
फेडरलिज्म होता है जहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में अच्छे रिलेशन हो, दोनों मिल करके देश को चलाते हों। और कोऑपरेटिव होता है उन रिलेशंस के बीच में कोऑपरेशन हो। तो कह रहा है सेंटर और स्टेट के बीच के अच्छे रिलेशन का जो एक सिस्टम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कह रहा है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मोदी साहब भी एडवोकेट करते हैं, जिसकी बहुत बड़ाई करते हैं मोदी साहब। और कह रहा है ये जो फेडरलिज्म है ना, ये कैन बी परस्यूड, इसको परस्यू किया जा सकता है, इसको पाने की कोशिश की जा सकती है और ज़्यादा मीनिंगफुली और ज़्यादा अच्छे तरीके से। और कैसे? जरिए कंटिन्यूस और हार्मोनियस कम्युनिकेशन के। ये जरिए होगा लगातार होने वाले और प्यार भरी बातचीत के। और किसके बीच में? सीएम्स के बीच में। तो सीएम आपस में बात करें ना, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। फेडरलिज्म की वर्ब है कैन बी परस्यूड, मोदी साहब की वर्ब है एडवोकेट्स, है ना। चलो, कुछ है नहीं सेंटेंस में। परस्यू का मतलब होता है अचीव करने की कोशिश करना, सीख करना, पाने की कोशिश करना, परस्यू करना। कह रहा है कॉन्वर्सेशन ऑन फार्म लॉस कुड बी ए गुड बिगनिंग। कह रहा है एक बातचीत अगर फार्म लॉस पे हो जाए ना, ये अपने आप में एक अच्छी शुरुआत होगी। यहीं से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो है नींव हमारे देश में रखी जा सकती है। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, वर्ब है कुड बी। जाओ अपने क्विज पे। सिंपल सा आर्टिकल और सिंपल सा क्विज है। आप सभी को मैं एनकरेज करूंगा अपने मार्क्स जरूर बताना, आउट ऑफ 5 आपको कितने मिले। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। बाय नॉट परसुएडिंग द सेंटर फॉर अडॉप्टिंग फ्री वैक्सीनेशन पॉलिसी फॉर ऑल, फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्किंग टू एक्सपोज देयर पॉपुलेशन टू अनदर वेव ऑफ पैंडेमिक। कह रहा ना परसुएड करके, ना मना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनाने के लिए, और किस चीज़ को? सभी के लिए फ्री वैक्सीनेशन की पॉलिसी को। कह रहा स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो रिस्क कर रहे हैं एक्सपोज करना अपनी पॉपुलेशन को, और कहाँ पे? एक पैंडेमिक की दूसरी वेव के सामने। तो सेंटर अगर अडॉप्ट कर ले इस पॉलिसी को तो ठीक है, पर इसको अगर अडॉप्ट नहीं कर रहा है सेंटर, और सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट मना भी नहीं रही है, परसुएड भी नहीं कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट बड़ा रिस्क ले रही है अपने लोगों को महामारी में मरवाने का। समझ गए ना। चलो, अब इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा अलग करके यहाँ लिखा है, डिसवेडिंग द सेंटर फ्रॉम अडॉप्टिंग इट्स पेड वैक्सीनेशन पॉलिसी। देखो यहाँ पे तो मनाया जा रहा है कि आप फ्री वैक्सीनेशन की पॉलिसी को अपना लो, परसुएड कर लो, है ना, परसुएड किया जा रहा है। यहाँ पे डिसवेड किया जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है, करने से रोका जा रहा है सेंटर को, और क्या? अडॉप्ट करने से पेड वैक्सीनेशन की पॉलिसी को। ये बात दोनों एक ही हैं, चाहे तो फ्री में के लिए मना लूँ, चाहे पेड वाली के लिए रोक दूँ, है ना, दोनों बातें एक ही है। तो एक ही बात लिखी हुई है चारों में। अब हमें एरर को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे भाई एरर को? भाई परसुएड के बाद में तो टू आता है। व्हेन यू परसुएड समवन टू समथिंग, तो आप उस काम करने के लिए उस आदमी को राजी कर रहे हो। तो परसुएड फॉर अडॉप्टिंग तो हो ही नहीं सकता। क्या करूँगा मैं? परसुएड टू अडॉप्ट करूँगा, परसुएड टू अडॉप्ट करूँगा। और डिसवेड के बाद में फ्रॉम आता है, तो यहाँ पे अडॉप्टिंग ठीक है, डिसवेड के बाद में यहाँ पे अडॉप्टिंग ठीक है। तो ए मेरा आंसर नहीं है, बी या सी या डी मेरा एक तीनों में से एक आंसर है। अब देखो दूसरी चीज़, रिस्क नाम की वर्ब अपने बाद में क्या लेती है? रिस्क नाम की वर्ब अपने बाद में लेती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रिस्क है, एडमिट है, कंसीडर है, प्रैक्टिस है, मेंशन है, स्पेंड टाइम है, वर्थ है ना, एडजेक्टिव भी। ये सब के सब लेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसके बाद में एक्सपोजिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपोजिंग ठीक है, यहाँ पे भी एक्सपोजिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू एक्सपोज ये है गलत। अगर कायदे से देखूं तो ये बी सेंटेंस और सी सेंटेंस दोनों ही ठीक हैं, बस एक में हमने परसुएड वर्ब को यूज़ किया है, एक में डिसवेड वर्ब को यूज़ किया है। दोनों ही सेंटेंस एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्लोज टेस्ट की तरफ। 3 ही क्वेश्चन है इसमें, है ना, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पे लगाना है। खास करके एक्सपीडिएंट, एक्सपीडिएट और एक्सपीडियंसी, इनकी नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म पे थोड़ा ध्यान देना। अब टू देख रहे हो तो इसके बाद में वर्ब ही आएगी, एडजेक्टिव क्यों लगा के आओगे, है ना। तो इसी में थोड़ा सा घुमाऊंगा आपको मैं। क्विज आपके सामने है, क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट में पिन कमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिलेगा। पहले आप ट्राई करो और फिर बता दो 4 में से कितने नंबर आपको मिले मेरा आंसर देखने के बाद। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। प्रीमियम कंटेंट के लिए कोई भी सवाल हो इंस्टाग्राम पे मुझसे आप पूछ सकते हो, मेंबरशिप रिलेटेड। अंटिल देन, साइनिंग आउट।